ताओ ने मेरे कंधे को छुआ। देखो, वो बोली। सीट की तरफ मुड़कर मुझे इसे हिलाने में बहुत कठिनाई हुई थी। उसने अपना एक हाथ उसके नीचे लगाया और उसे अपने सिर के ऊपर तक उठा लिया। अभी भी अपने एक हाथ से उसने उसे नीचे रख दिया। जाहिर था कि उसे कोई कोशिश नहीं करनी पड़ रही थी। उसके बाद उसने अपने दोनों हाथों से अंडे को पकड़ा और अपनी सारी शक्ति से उसे ठेलम ठेल करती रही जब तक कि उसके गले की शिराएं नहीं सूज गईं। फिर भी वो अंडा 1 मिलीमीटर के 10वें हिस्से के बराबर भी नहीं हिला। इसे फर्श से वेल्डिंग करके जोड़ा गया है, मैंने सुझाव दिया। नहीं मिशेल, यह केंद्र है और हिल नहीं सकता। यह नाभिक है जिसके विषय में पहले मैंने कहा था। हमने इसके चारों तरफ एक फील्ड का निर्माण किया है जो इतना सशक्त है कि हवा और बारिश इस फील्ड में प्रवेश नहीं कर सकते। सूरज की किरणों को कहाँ तक भेजना है ये हम नियंत्रित कर सकते हैं। पक्षी जो विश्राम के लिए आते हैं वे भी इतने भारी नहीं होते कि इस फील्ड से होकर गुजर सकें। यदि कभी कोई भारी पक्षी उतर जाता है तो वो डूबने लगता है। इससे उस पक्षी में इतना भय बढ़ जाता है कि वो बिना किसी प्रकार के नुकसान के तुरंत भाग जाता है। ये तो बेहद अद्भुत है, मैंने कहा। पर द्वार पर प्रकाश किस लिए है? क्या हम दीवार के पार कहीं से भी जा सकते हैं, अपनी मर्जी के अनुसार? बेशक हम जा सकते हैं, बस इतना ही है कि बाहर से हम अंदर का दृश्य नहीं देख सकते और इसलिए आपको ये पता नहीं लग सकता कि कहीं आप दूसरी तरफ रखे किसी फर्नीचर से टकरा तो नहीं जाएंगे। इसलिए प्रवेश करने की सही जगह के विषय में बाहर का प्रकाश सहायता करता है। आओ, मैं आपको आसपास घुमाती हूँ। मैं उसके पीछे पीछे चलने लगा और मुझे एक बेहद सजे हुए पार्टीशन के दूसरी तरफ एक सचमुच का सुंदर और वैभवशाली स्थान दिखाई दिया। एक छोटा सा स्विमिंग पूल था जो हरे रंग के स्फटिक से बना था और उसके निकट ही उससे मिलता जुलता बेसिन था जिस पर एक स्फटिक का बना हंस गर्दन झुकाए हुए था, खुली चोंच के साथ। कुल मिलाकर सब बहुत ही सुंदर लग रहा था। ताओ ने अपना हाथ हंस की चोंच के नीचे लगाया और तुरंत ही उसके हाथ के ऊपर से पानी बहकर बेसिन में जाने लगा। उसने हाथ पीछे किया और पानी बहना रुक गया। उसने मुझे भी वैसा ही करने के लिए इशारा किया। बेसिन भूमि से करीब 150 सेंटीमीटर ऊंचा था, जिसकी वजह से मुझे अपना हाथ काफ़ी ऊंचा उठाना पड़ा, पर मैंने किसी तरह ऐसा कर लिया और फिर से पानी का फव्वारा निकल पड़ा। क्या बात है, विस्मय से मेरे मुंह से निकल पड़ा। इस ग्रह पर क्या आपके पास पीने के लिए पानी है या आपको बोरिंग की ज़रूरत पड़ती है? मैंने पूछा। फिर से ताओ का चेहरा हल्की सी मुस्कान से दीप्त हो उठा। मेरे लिए ये अब परिचित अभिव्यक्ति थी जो मेरे इस तरह के प्रश्न करने पर ताओ को विचित्र लगने के कारण दिखती थी। नहीं मिशेल, हम उस तरह से पानी उपलब्ध नहीं करते जिस तरह से पृथ्वी पर आप लोग करते हैं। इस भव्य शानदार पत्थर के पक्षी के नीचे एक उपकरण है जो बाहर से हवा को अंदर खींचता है और उसे आवश्यकता के अनुसार पानी में बदल देता है। ये तो अद्भुत है। हम केवल एक प्राकृतिक सिद्धांत का उपयोग कर रहे हैं और अगर आपको गर्म पानी की ज़रूरत पड़े तो इलेक्ट्रोवाइब्रेटरी फोर्स। हल्के गुनगुने पानी के लिए अपने पैर को यहाँ रख दीजिए और उबलते पानी के लिए वहाँ। उपकरण के किनारे लगे सेल्स इसकी क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, लेकिन ये केवल भौतिक तथ्य हैं जिनका इतना महत्व नहीं है। यहाँ पर ये ताओ मेरी नज़र पर ध्यान देते हुए आगे बोली, रिलैक्सेशन एरिया है, आप वहाँ पर आराम कर सकते हैं। उसने फर्श पर पड़ी एक मोटी सी चटाई की तरफ इशारा किया जो थोड़ी ही दूरी पर अंडे के आधार की तरफ थी। मैं तुरंत ही लेट गया और मुझे लगने लगा कि जैसे मैं फर्श पर ही तैर रहा था। हालांकि वो बोलती रही पर मैं कुछ भी सुन नहीं पा रहा था। वो एक धुंधले से पर्दे के पीछे गायब हो गई, जिससे मुझे रुई के मोटे से फॉग में छिपे होने का एहसास होने लगा। उसी पल संगीत की तरंगें भी सुनाई देने लगीं, जिससे कुल मिलाकर मुझे अद्वितीय आनंद और विश्रांति का अनुभव होने लगा। मैं फिर से खड़ा हो गया और कुछ समय बाद ताओ की आवाज़ फिर से सुनाई देने लगी, धीमे धीमे तेज़ होते हुए, जैसे जैसे फॉग कम होते होते पूरी तरह से मिट गया। आप इसके विषय में क्या सोचते हैं मिशेल? ये सचमुच ही आराम की पराकाष्ठा है, मैंने बड़ी गर्मजोशी से तुरंत कहा। लेकिन एक चीज़ है जो मुझे अभी तक दिखाई नहीं दी और वो है रसोई। और आप जानती हैं कि एक फ्रेंच व्यक्ति के लिए रसोई कितनी महत्वपूर्ण होती है। इस तरफ
फिर से मुस्कुराते हुए और दूसरी दिशा में थोड़ा आगे जाकर वो बोली, क्या आप इस पारदर्शी ड्रॉयर को देख सकते हैं? इसके अंदर बहुत से खाने बने हैं। दाएं से बाईं तरफ मछली, अंडे, पनीर, डेयरी प्रोडक्ट्स, सब्जियां और फल और अंत में वो जिसे आप मानना कहते हैं, जो हमारी ब्रेड है। या तो आप मुझे चिढ़ा रही हैं या फिर मेरा मजाक उड़ा रही हैं। जो मुझे आपकी ड्रॉयर में दिखाई दे रहा है वो है लाल, नीला, भूरा और इन रंगों के अनेक मिश्रण। आप जो देख रहे हैं वे हैं बहुत से खाद्य पदार्थों के कंसंट्रेट्स, मछली, सब्जी आदि, जो हमारे ख़ास रसोइयों ने ख़ास प्रकार की प्रक्रिया से पकाया है। जब आप इन्हें चखेंगे तो आपको ये खाद्य सामग्री बहुत ही स्वादिष्ट और पोषक लगेगी। ताओ ने फिर अपनी भाषा में कई शब्द उच्चारित किए और कुछ ही क्षणों में मेरे सामने आँखों को बहुत भाने वाले अनेक भोज्य पदार्थ ट्रे में सजे हुए रखे थे। जब मैंने उन्हें चखा तो मेरी स्वाद इंद्रिय आनंद से हैरान हो गई। सब कुछ सचमुच बहुत ही अति विशिष्ट था। हालांकि इससे पहले जीवन में मैंने जो कुछ खाया था उससे बिल्कुल अलग होने पर भी मान्ना का स्वाद मैंने पहले ही विमान में ले लिया था। मैंने फिर से थोड़ा सा उसे खाया और मुझे दिए गए बाकी के सारे खाद्य पदार्थों के साथ बहुत अच्छा लगा। आपने बताया कि पृथ्वी पर इस ब्रेड को मान्ना कहते हैं। ये कैसे हो सकता है कि ये पृथ्वी पर पहुंच जाए? ये ऐसी खाद्य सामग्री है जो हम लोग इंटरगैलेक्टिक स्पेसक्राफ्ट पर जाते हुए साथ रखते हैं। ये बहुत काम आती है क्योंकि इसे दबा कर रख सकते हैं और इसकी पोषक वैल्यू भी अधिक है। सच तो यह है कि ये अपने आप में संपूर्ण पोषण है। ये गेहूं और ओट से बनाई जाती है और आप केवल इसके सहारे महीनों तक जी सकते हैं। उसी समय हमारा ध्यान कुछ लोगों के समूह पर गया जो पेड़ों की डालियों के नीचे नीचे पृथ्वी की सतह के साथ ही उड़ रहे थे। वे अंडे के प्रवेश द्वार पर उतरे। उन्होंने अपने टारा ढीले किए और उन्हें संगमरमर की एक विशाल शिला पर रख दिया। निश्चित ही किसी उद्देश्य से एक के बाद एक उन्होंने प्रवेश किया और मैंने आनंद के साथ उन्हें पहचान लिया। ब्यास्त्रा, लतोली और बाकी के क्रू मेंबर। उन्होंने विमान के गणवेश से बदलकर अब अरब लोगों की तरह के लंबे चमकीले चोगे पहने हुए थे। बाद में मुझे समझ में आया कि प्रत्येक ने जो रंग पहना हुआ था वो उस पर इतना क्यों चमकता हुआ सा लग रहा था। एक पल के लिए तो विश्वास ही नहीं हुआ कि ये वही लोग थे जिन्हें मैंने विमान के अंदर देखा और बातचीत की थी। वे इतने अधिक रूपांतरित लग रहे थे। लटोली मेरे पास आई, चेहरे पर अपनी खिलती दीप्त मुस्कान के साथ। अपना हाथ मेरे कंधे पर रखते हुए उसने दूर संप्रेषण के माध्यम से कहा, आप कुछ हतप्रभ से लग रहे हैं मेरे दोस्त। क्या हमारे आशियाने आपको पसंद नहीं आ रहे? उसने मेरे स्वीकारात्मक और आनंद के भाव पढ़ लिए और उससे उसे अच्छा लगा। दूसरों की तरफ देखते हुए उसने मेरी प्रतिक्रिया को तुरंत ही प्रसारित कर दिया, जिससे उसी क्षण सब बातचीत करने लगे। वे सब अपनी अपनी कुर्सियों में मुझसे कहीं बेहतर आराम और निश्चिंतता के साथ बैठ गए। जिस स्तर पर सब कुछ उन लोगों ने निर्मित किया था उसकी तुलना में मैं तो कहीं भी नहीं होने के कारण मुझे वैसा ही लगा जैसा किसी बत्तख के शिशु को मुर्गियों के चूज़ों के साथ लगता होगा। ताओ रसोई में गई और एक ट्रे में ढेर सी खाद्य सामग्री भर लाई। उसके एक शब्द बोलते ही सबके हाथ ट्रे की दिशा में उठ गए, जो धीमे से हवा में ऊपर उठ गई। वो कमरे में घूमने लगी, प्रत्येक मेहमान के सामने बिना हाथ से छूती और रुकती हुई। अंत में वो मेरे सामने रुक गई और बेहद सावधानी के साथ कि कहीं वो नीचे ना गिर जाए, जिसे देखकर वे सब मज़े ले रहे थे। मैंने एक गिलास हाइड्रोमिल ले लिया। ट्रे अपने आप वापस चली गई अपने पहले वाले स्थान पर और सारे हाथ नीचे हो गए। ऐसा किस तरह से किया जाता है? मैंने ताओ से पूछा। दूर संप्रेषण के माध्यम से। सब लोग उसको समझ गए और मिलकर ठहाके लगाने लगे। जिसे आप लेविटेशन कहते हैं, उसी से मिशेल। हम लोग आसानी से अपने को हवा में ऊपर उठा सकते हैं, लेकिन उससे हमारे थोड़े से मज़े के सिवाय और कोई उद्देश्य पूरा नहीं होता। इतना कहने के बाद ताओ, जो पालती मारकर बैठी हुई थी, अपनी सीट से ऊपर उठने लगी और कमरे में घूमते हुए हवा में बीचों बीच ठहर गई। मैंने गौर से उसे देखा, लेकिन शीघ्र ही समझ गया कि केवल मैं ही था जो उसके ऐसा करने से उत्तेजित हो गया था। सच तो यह है कि शायद मैं ऐसा दिखते हुए बेवकूफ़ी लग रहा होऊंगा, क्योंकि सबकी निगाहें मुझ पर जमी थी। ये प्रमाणित हो चुका था कि ताओ का व्यवहार उसके मित्रों के लिए सामान्य बात थी, लेकिन वे मेरे चेहरे पर उसे देखकर आए भाव को देखने में अधिक रुचि ले रहे थे। धीरे धीरे ताओ
अपनी कुर्सी में वापस समा गई। ताओ ने मिशेल उनमें से एक विज्ञान का प्रदर्शन किया जो आप लोग पृथ्वी पर खो चुके हैं, केवल कुछ व्यक्तियों को छोड़कर जो अब भी ऐसा कर सकते हैं। एक समय था जब बहुत से लोग इसका अभ्यास करते थे, दूसरे अनेक कौशलों के साथ। उस दोपहर हमने बड़े आनंद से समय व्यतीत किया। मेरे नए मित्रों और मैंने हल्के मन से टेलीपैथी यानी दूर संप्रेषण से विचार आदान प्रदान किए जब तक कि सूर्य अंतरिक्ष में अस्त नहीं हो गया। फिर ताओ ने विस्तार से समझाया, मिशेल, ये डोको जिस नाम से हम इस ग्रह पर अपने आशियाने को पुकारते हैं, आपका घर होगा जब तक आप ह्याओबा पर निवास करेंगे। अब हम आपको निद्रा देवी की गोद में जाने के लिए अकेला छोड़कर विदा लेते हैं। यदि आप स्नान करना चाहें तो आप जानते हैं कि कैसे व्यवस्था करनी है और आप आराम से अपने पलंग में सो सकते हैं। लेकिन अगले आधे घंटे में ही सब व्यवस्था पूरी कर लीजिए, क्योंकि इस घर में लाइट नहीं है। हम दिन और रात दोनों में देख सकते हैं, इसलिए हमें इसकी ज़रूरत नहीं होती। क्या यह इमारत सुरक्षित है? मैं यहाँ पर सुरक्षित तो हूँ ना? मैंने चिंता से पूछा। फिर से ताओ मुस्कुराने लगी। इस ग्रह पर आप शहर के बीच में भी ज़मीन पर सो सकते हैं और पृथ्वी पर सुरक्षा कर्मियों, कुत्तों और अलार्म से घिरी इमारत में होने से कहीं अधिक सुरक्षित रहेंगे। यहाँ केवल बहुत ही अधिक उन्नत जीव हैं और निश्चित रूप से कोई भी आपकी धरती के अपराधियों जैसा नहीं है। हमारी दृष्टि में वे सबसे नीच जंगली पशु हैं। इस टिप्पणी के साथ शुभ रात्रि। ताओ मुड़ गई और डोको की दीवार से होकर अपने साथियों से जा मिली। वे लोग शायद उसके लिए एक लेटियोलेक लेकर आए थे, क्योंकि वह अपने मित्र मंडल के साथ उड़ गई। मैंने ह्याओबा पर अपनी पहली रात गुजारने की तैयारी शुरू कर दी। एक बहुत बड़ी नीले रंग की ज्वाला जल रही थी। उसके चारों तरफ संतरी, पीले और लाल रंग की लपटें थीं। एक बहुत विशाल काला सर्प लपटों से होता हुआ मेरी तरफ आगे आने लगा। पता नहीं कहाँ से दैत्य प्रकट हो गए और सर्प को पकड़ने के लिए दौड़ने लगे। मुझ तक सर्प के पहुँचने से पहले ही उसे पकड़ने और रोकने के लिए 7 को एकजुट होना पड़ा। लेकिन वो मुड़ा और उसने लपटों को निगल लिया, फिर थूक कर उन्हें निकाल दिया, ड्रैगन की तरह, वापस उन्हीं दैत्यों पर। वे सब विशाल मूर्तियों में परिवर्तित हो गए, सर्प की पूंछ पर सवार होकर। सर्प एक पिछल तारा बन गया और मूर्तियों को ईस्टर द्वीप ले गया। उसके बाद वे मेरा अभिवादन करने लगे, विचित्र प्रकार के टॉप पहने हुए। एक मूर्ति ने, जो ताओ से मिलती जुलती थी, मेरा कंधा पकड़ लिया और बोली, मिशेल, मिशेल, उठो। ताओ मुझे हिला रही थी और हल्के हल्के मुस्कुरा रही थी। हे भगवान, मैं आँख खोलते हुए बोला, मैं सपना देख रहा था कि तुम ईस्टर द्वीप पर एक मूर्ति हो और तुमने मेरा कंधा पकड़ रखा था। मैं ईस्टर द्वीप की मूर्ति हूँ और मैंने ही कंधा पकड़ा था तुम्हारा। कुछ भी हो, मैं सपना नहीं देख रहा था ना, है ना? लेकिन तुम्हारा सपना काफ़ी विचित्र था, क्योंकि ईस्टर द्वीप पर एक मूर्ति है जो मुझे अमर करने के लिए गढ़ी गई थी बहुत बहुत पहले, और उसे मेरा नाम दिया गया था। आप मुझे अब क्या बता रहे हैं? एक साधारण सा सच मिशेल, लेकिन वो सब हम आपको विस्तार से बाद में बताएंगे। अभी हम वे पोशाकें पहनकर देखेंगे जो मैं आपके लिए लाई हूँ। ताओ ने मुझे एक रंग बिरंगी पोशाक पकड़ाई, जिसे देखकर मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और गुनगुने सुगंधित स्नान के बाद मैंने उसे पहन लिया। अखंड आनंद की अनुभूति, जिसकी मुझे तनिक भी उम्मीद नहीं थी, मेरे अंदर छा गई। मैंने ताओ को इस विषय में बताया, जो एक गिलास में दूध और थोड़ा सा मानना ले मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। ईस्टर द्वीप प्रशांत महासागर का एक अकेला द्वीप है जिस पर कोई वृक्ष नहीं है। चिली देश के समुद्र तट से कई किलोमीटर दूर, जहां अनेकों विशाल पत्थर की मूर्तियां हैं, कुछ मूर्तियां 50 मीटर तक ऊंची हैं। उन्हें बहुत पहले से विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक का स्थान दिया गया है। पुरातत्ववेत्ता सदियों से इन्हें कौतूहल से देखते आए हैं। आप इसे गूगल पर चेक कर सकते हैं।